थे ने कि भाई हाँ जुड़े हुए हैं वो ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए तो जी कैपिटल लिखोगे, पी कैपिटल लिखोगे, बाकी स्मॉल है, और इसमें एच कैपिटल लिखोगे। घनश्याम पारिक हिंदी, ये तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे। दूसरा है यूट्यूब, यूट्यूब पर अगर आपको देखना हो तो हिंदी विद घनश्याम पारिक, हिंदी विद घनश्याम पारिक। ये YouTube चैनल का है, तो इससे आप जुड़े तो भविष्य में आपको अन्य परीक्षाओं के लिए भी कोई उपयोगी सामग्री है वो मिल सकती है। क्योंकि आपके पेपर है ना वो सारे मैं इसके माध्यम से लूंगा, हिंदी और संस्कृत के दोनों के पेपर हैं वो इस पर आपको 5-7 दिन बाद में लगभग डेली उपलब्ध होंगे। और अनावश्यक नहीं, खुद के बनाए हुए जो परीक्षा से संबंधित हैं और इसके लिए उपयोगी होंगे, और शॉर्ट में फालतू नहीं होंगे। अभी आपने कुछ सीरीज हैं वो ज्वाइन कर रखी है, कईयों को देखी है मैंने, तो उसमें मेरा कहने का मतलब है कि 70% प्रश्न है वो अनर्गल होते हैं, जिसका रीड से कोई संबंध नहीं होता। कुछ में तो बिना आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं, सिलेबस में ही नहीं है फिर भी ऐसे प्रश्न वो दे देते हैं। हाँ, तो उनसे हम बचेंगे। और अब देखिए, हमें एक हिस्सा आज शुरू करेंगे शिक्षण विधियों का, उसमें कि हिंदी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र। सबसे पहले आप एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखिए। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा होती है। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा होती है। पहला लिखो सहायक, दूसरा लिखो अत्यधिक सहायक, अत्यधिक सहायक, तीसरा लिखो बाधक, बाधक यानी बाधा उत्पन्न करने वाले, बाधक। तीसरा, चौथा लिख लो अनिवार्य, प्रश्न का उत्तर देना। चौथा है वो क्या है? अनिवार्य। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा होती है सहायक, अत्यधिक सहायक, बाधक और अनिवार्य। बस ये इसलिए मैंने प्रश्न लिखवाया था आपसे। द्वितीय भाषा के रूप में हमने इंग्लिश तो पढ़ी है। इंग्लिश पढ़ते समय जब भी हम बोलते हैं तो हमें बीच में हमारी मातृभाषा हिंदी है वो डिस्टर्ब करती है, बीच में क्या है कि वो डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बाधक होती है। ये देखिए उल्टा उत्तर आ गया ने, लेकिन उत्तर यही है कि मातृभाषा है वो सीखने में, जैसे हमें बोलना है, समझना है और है, तो उसके बीच में जो है वो अड़ंगा लगा देती है। कौन है? मातृभाषा। क्योंकि हम अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, और इसलिए ये बाधक है। कोई भी भाषा है उसके शिक्षण की दो स्थितियां होती हैं, एक तो मातृभाषा के रूप में, एक द्वितीय भाषा के रूप में। द्वितीय भाषा है उसके स्थान पर हम अन्य भाषा का प्रयोग भी यहां कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले वो हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में किन शिक्षण विधियों से पढ़ाई जाती है बोले।
तो आप हेडिंग डाल लो इसमें, द्वितीय भाषा, कोष्टक में लिख लो अन्य भाषा, द्वितीय भाषा कोष्टक में अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधियां, के रूप में हिंदी शिक्षण की विधियां। ये मुख्यतः 6 शिक्षण विधियां होती हैं। मुख्यतः कितनी है? 6। कुछ किताबों में आपको 4, 5, 6 मिल सकती हैं, लेकिन कुछ है जिनको हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पहले से ही हम उनसे वाकिफ भी हैं। पहला है व्याकरण एवं अनुवाद विधि। व्याकरण एवं अनुवाद विधि। दूसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि। तीसरी है द्विभाषा पद्धति। चौथी है संगठनापरक। संगठनापरक विधि, जिसको सैनिक विधि भी कहते हैं, यह हम उस समय चर्चा करेंगे। पांचवी है कॉन्टेक्ट मेथड। कॉन्टेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? संपर्क या संसर्ग। यहां विधि के रूप में संसर्ग नाम ही प्रचलित है, संसर्ग विधि। और छठी विधि है, वो है संरचनात्मक। संरचनात्मक या संगठनात्मक विधि। संरचनात्मक या संगठनात्मक या गठनात्मक विधि, ये दो शब्द हैं, एक दूसरे की जगह प्रयुक्त हो सकते हैं। ये 6 शिक्षण विधियां हैं, इनमें से 2 प्रश्न आते हैं। पहले की अगर हम RTET की बात करें तो पहला ही प्रश्न आएगा, व्याकरण एवं अनुवाद विधि को कहते हैं भंडारकर विधि। प्रश्न पूछा हुआ है ना, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा हुआ है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि में सबसे पहले यानी शिक्षण प्रारंभ किया जाता है द्वितीय भाषा के व्याकरण के ज्ञान से। सबसे पहले द्वितीय भाषा है, उसके व्याकरण का ज्ञान करवाया जाए। प्रश्न है वो इनमें पूछते ही रहते हैं। एक प्रश्न है वो ये आ रहा है कि जैसे जो स्वयं शिक्षण मालाएं हैं, उनका संबंध किस विधि से, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। काफी वाइड है ये, लेकिन इनको हमें 2 भागों में बांटना होगा। ये 3 है, इनका कुछ कॉम्बिनेशन है, फिर ये 3 है वो हम पढ़ेंगे अलग। इन 3 को हमें 4 बिंदुओं के माध्यम से मोटे रूप से पहले समझ लेते हैं, ताकि हम परीक्षा में प्रश्न कर दें। डिटेल में लिखेंगे वैसे, लेकिन एक बार आपको केवल समझना है, क्योंकि ये शिक्षण विधियां हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। आप में से इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे और वो ये जानते भी होंगे कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड। हाँ, डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का प्रयोग ही नहीं होता। इन तीनों में देखिए आप कि हम सबसे पहले तो ले लेते हैं अनुवाद। इसको व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं, अनुवाद व व्याकरण विधि भी कहते हैं, लेकिन ये ट्रांसलेशन मेथड है। बात इतनी है, अनुवाद विधि होगी, ठीक है। दूसरी विधि है वो कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तीसरी है दोनों का मिला हुआ रूप है, और वो क्या है? द्विभाषा। ये होगी।
इनमें सबसे पहले हमें एक आधार बना लेंगे, और वो आधार क्या बनाएंगे कि मातृभाषा का कितना प्रयोग होता है या नहीं होता है, ये पॉइंट बना लिए, क्योंकि प्रश्न तो इन पर ही आने हैं। दूसरा हमने पॉइंट बना लिया कि व्याकरण शिक्षण या व्याकरण को कितना महत्व दिया जाता है, या व्याकरण शिक्षण किस रूप में करवाया जाता है, ये हमारा दूसरा बिंदु, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। तीसरा देखिए कि इसमें जब हम पढ़ाते हैं तो कौन से कौशलों का विकास अधिक या कम होता है, या उपेक्षा होती है, या महत्व दिया जाता है, या प्रश्न इस पर पूछ रहे हैं। चौथा बिंदु जो हम अपना सकते हैं वो कौन सा है, वो ये है कि ये मितव्ययता की दृष्टि से इसके क्या हालचाल है, वो दोनों प्रकार से, समय की दृष्टि से भी, श्रम की दृष्टि से भी, और धन की दृष्टि से भी, किसमें कितना समय लगता है। लेकिन इसकी प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। ये शिक्षण विधियां तब समझ में आती हैं जब हमें 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ते थे, उस समय हमें पढ़ाया जाता था द्वितीय भाषा के रूप में, वो शिक्षण विधियां हैं। हमें प्राय अनुवाद विधि से ही पढ़ाया गया, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, इससे पढ़ाया गया। इससे पढ़ाने का परिणाम है वो आज हम देख रहे हैं कि हम टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। इसका मतलब है सबसे बड़ी कमी अनुवाद, व्याकरण अनुवाद विधि की सबसे बड़ी कमजोरी, ये देखिए व्याकरण एवं अनुवाद विधि। अब आप थोड़े से इंग्लिश में चले, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलूंगा, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन वो इतनी कोई है भी नहीं कि आप समझ ही नहीं सके। तो ये आप इसमें जैसे मदर टंग, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि एक चीज इसमें हम और ले लेते हैं, और वो क्या है, अनुवाद। अनुवाद का संबंध हम मातृभाषा से जोड़ देंगे, चाहे अनुवाद और मातृभाषा एक साथ ले लो, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग करेंगे इसका मतलब अनुवाद करेंगे, और मातृभाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो अनुवाद भी नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में एक आ गया है, मदर टंग इज यूज्ड प्रोफ्यूजली। इट मीन्स a lot of use of mother tongue is done in grammar method, ये इसका मतलब हो गया। मातृभाषा का प्रचुर प्रयोग, ये हिंदी में आप समझें, इसका प्रयोग है तो इसका मतलब क्या है, अनुवाद किया जाएगा। अनुवाद भी 3 प्रकार के होते हैं, हम 2 प्रकार के ले लें कि एक तो शब्द से अनुवाद, एक छाया अनुवाद। तो शब्द से अनुवाद, इसका मतलब है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की दूसरी विशेषता हो गई, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, शब्द से अनुवाद किया जाता है। जो भी भाषा हम द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाते हैं, यहां हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी को वहां की मातृभाषा में शब्द से अनुदित करके पढ़ाया जाएगा। इसी पॉइंट में हम यहां आते हैं प्रत्यक्ष विधि में, तब पूरा बैन लगा दिया, मदर टंग इज टोटली बैंड, यानी मदर टंग का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, तो प्रत्यक्ष विधि में प्रयोग ही नहीं करते। अब वो रह गई बीच की, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड इज ए मिडवे बिटवीन डायरेक्ट एंड ए ट्रांसलेशन मेथड, ये तो बीच का एक मिडवे, तो अनुवाद किया भी जा सकता है और नहीं भी। इसका मतलब मातृभाषा का प्रयोग हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं,
तो इसका ये है कि भाषा शिक्षण में जो भाषा के कठिन स्थल हैं उनको मातृभाषा के माध्यम से अनुवाद करके बताया जा सकता है। यानी मदर टंग इज यूज्ड वेयर इट इज नेसेसरी, यानी जहां इसकी आवश्यकता है वहां बता दें। ये तीनों बातें क्लियर हो गई कि मातृभाषा का प्रयोग अनुवाद विधि में सबसे किया जाता ही है, पूरा ही माध्यम ये है, प्रत्यक्ष में बिल्कुल नहीं है, और द्विभाषा पद्धति में आवश्यकता अनुसार है। अब दूसरे बिंदु पर आ जाओ, व्याकरण। व्याकरण का अनुवाद विधि में अत्यधिक महत्व है। अत्यधिक महत्व है वो इस क्यों है? इनका ये मानना है कि सबसे पहले भाषा यानी द्वितीय भाषा का शुद्ध रूप सिखाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो हमें 8वीं 10वीं तक इंग्लिश पढ़ते थे तो ग्रामर का पीरियड अलग आता था, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन जो भी आता था ना। तो यहां यही बात हो गई, ग्रामर इज टॉट सेपरेटली, यानी व्याकरण पृथक रूप से अलग पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि का की आत्मा है। इसका मतलब व्याकरण का पूरा महत्व है, लेकिन ये इसको ज्यादा महत्व नहीं देते डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में तो क्या है कि अगर व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाता है तो वो इंडक्टिवली, यानी पढ़ाते समय ही व्याकरण की कुछ बातें बता दी जाती है, व्याकरण पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए व्याकरण को महत्व न देकर ये मौखिक अभिव्यक्ति को ही अधिक महत्व देते हैं। यानी भाषा के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि। द्विभाषा है वो बीच की बात है, दोनों के बीच की बात होगी। और दोनों के बीच की बात कैसी होगी कि इसमें जो है ना वो व्याकरण संबंधी ज्ञान करवाया भी जाता है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक बहुत मुश्किल है तो अलग से भी व्याकरण का ज्ञान करवा देते हैं। फिर अगला बिंदु कौशल। तो अनुवाद विधि में बोलना कौशल की सबसे अधिक अवहेलना की जाती है, मौखिक अभिव्यक्ति की। बोलना तो सिखाया ही नहीं जाता, केवल इसमें पढ़ना और लिखना, ये 2 कौशल हैं वो ही विकसित हो पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कौशलों का विकास मनोवैज्ञानिक क्रम में नहीं होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्योंकि इसमें टीचर प्रभावी होता है, शिक्षक है वो सक्रिय रहता है और छात्र है वो निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। लेकिन इसमें समय कम लगता है क्योंकि मदर टंग का प्रयोग करते हैं ना भाई। इसको अभी हमें ये एक तरीके से और भी लेंगे कि ये विधि क्या है। जैसे मैं आपको पढ़ाकर बताऊंगा एक टॉपिक, उसके बाद में आप कोई प्रश्न उसके दाएं बाएं हैं वो कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में ये नहीं बल्कि सुनना और बोलना, इन कौशलों का विकास अधिक होता है। द्विभाषा पद्धति है उसमें भी सभी का होता है, लेकिन इतना विकास यानी एक कौशल पर, किसी भी एक कौशल पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता। ये तो दोनों के बीच की। फिर मितव्ययता। मितव्ययता में आप बताओ, मितव्ययता में सबसे पहले हम बात करेंगे धन की, यानी खर्चा किस में अधिक आता है? तो खर्चा तो तब आए ना जब हम शैक्षिक उपकरण खरीदें। तो टीचिंग एड की जरूरत है वो सबसे ज्यादा किस में पड़ती है? प्रत्यक्ष में। इसलिए ये मितव्ययी नहीं है, बल्कि ये अनुवाद विधि है वो क्या है? मितव्ययी है। मितव्ययी की दृष्टि से, खर्चे की दृष्टि से सबसे ज्यादा मितव्ययी ये है। ये बिल्कुल भी मितव्ययी नहीं है क्योंकि टीचिंग एड चाहिए।
और ये दोनों के बीच के, इसलिए मैं 2 चिन्ह लगा देता हूं। कुछ टीचिंग एड चाहिए भी, लेकिन उतनी नहीं चाहिए जितनी की इसमें है। लेकिन समय की बात करेंगे अब कि तीनों विधियों में से किस विधि में सरलार्थ बताने में सबसे कम समय लगता है। यानी शिक्षण में कोई बात बतानी है, उसमें सबसे कम समय कौन सी शिक्षण विधि में लगता है? प्रत्यक्ष में लगेगा। इसमें मदर टंग का यूज होता है। तो भाई एक इसको आप ऐसे समझें कि जैसे मैंने एक आपको ये बता दिया कि हमें अर्थ बताना है, जैसे इंग्लिश में बताना है एप्पल, तो इसमें सीधा बता देंगे हम कि APPLE एप्पल मानी सेब। बच्चा समझ जाएगा सेब उसको एप्पल कहते हैं। इसमें मदर टंग का प्रयोग कर नहीं सकते, इसलिए हमें साथ में क्या ले जाना पड़ेगा? या तो सेब या फिर उसका चित्र। और फिर इसमें क्वेश्चनर टेक्निक काम में आती है, प्रश्नोत्तर प्रविधि। तब बालकों से टीचर कहेगा व्हाट इज दिस। बच्चे ये जरूर बता सकते हैं कि दिस इज सेव, ये तो बता सकते हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष विधि हुई नहीं, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग तो न तो छात्र कर सकते और न शिक्षक कर सकते, नहीं कर सकते न। तब वो क्या कहेगा? हाँ, इतनी एक्टिविटी किया करेगा वो। इसके बारे में बताएगा एप्पल के बारे में, भाई चित्र दिखाएगा, लेकिन सबसे पहले चित्र दिखाए आवश्यक नहीं है, पहले वो वाक्य में प्रयोग भी कर सकता है कि वी कैन ईट एप्पल, क्या हम एप्पल खा सकते हैं। दूसरा है वो ये भी हो सकता है कि एप्पल इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं उसके बारे में बताने। फिर बच्चा है वो ये सोचेगा चित्र देख करके कि ये जो चित्र है वो तो मुझे सेब जैसा लग रहा है, इसलिए एप्पल का अर्थ क्या होना चाहिए? सेब। इसको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन पूरे शिक्षण में सबसे कम समय द्विभाषा पद्धति में लगेगा। ये देखिए वो कैसे लगेगा ये हमें समझना है। ये कब समझ में आए? जब हम ये समझ जाएं कि हमें कैसे यूज करना है। इस विधि में एक वाक्य है इंग्लिश में, जैसे रमेश इज ए फार्मर। इसमें ऐसे पढ़ाते हैं कि इज मानी है, फार्मर मानी किसान, और रमेश एक किसान है। ये ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें ग्रामर को और जोड़ने तो ये भी हो सकता है कि रमेश है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में इज का प्रयोग हुआ। ये ग्रामर की बात बताती है। दूसरी विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है। इसमें ये चीज नहीं बताई जा सकती। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एप्पल है, कार है, वो तो सीधा ही है, और बोलने का काम होता है व्हाट इज दिस। टीचर दिखाएगा, बालक है वो जवाब देंगे, इसलिए तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि वो बोल लेंगे, उसमें बोलने पर ही तो विकास होगा ना। तो ये जो है ना, इसमें हमें काफी समय लगेगा। और प्रत्यक्ष विधि है, इसमें जैसे मान लीजिए एप्पल तो खैर चित्र है, लेकिन कम का चित्र थोड़ी होगा, इसलिए उसे टीचर को एक्शन करना पड़ेगा। या फिर किसी स्टूडेंट को मैं बाहर भेजूंगा, उसको बुलाऊंगा कि रवि अब तुम आओ, और तब कहूंगा रवि इज कमिंग नाउ, और रमेश को बाहर भेज रहा हूं, और तब रमेश को कहूंगा रमेश इज गोइंग आउट। तब वो अर्थ समझेगा कि कम का मतलब तो आना होता है, और गो का मतलब है। काफी समय लगा हमें प्रत्यक्ष विधि। इतना होने के बावजूद भी कई बार बालक गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। दूसरा देखिए आप द्विभाषा पद्धति। द्विभाषा पद्धति है वो और कुछ नहीं है, बल्कि दो भाषाओं को मिला करके पढ़ाना, अनुवाद करके नहीं, मिला करके पढ़ाना। जैसे मान लीजिए ये देखिए आप कि
एप्पल खाओ। एप्पल है वो इंग्लिश में है और खाओ है वो क्या है? दोनों को मिलाकर बताएंगे ने, वो कौन सी विधि होती है? इसका ज्यादातर प्रयोग है वो फौजी भाई करते हैं, क्योंकि वो कई जगह घूमते हैं, इसलिए कई भाषाओं के जानकार हो जाते हैं और वो मिलाकर के बोलते हैं। जैसे अपन कहते भी है ना एक कि फौजी छुट्टी आयो और जो ही आयो ने जना एक कुत्ती सुती, अभी कुत्ती कन खड़े हो गए, बोलो डोगनी तेरा भी डेज ही आया गड़ाम पड़ी स्लीप है। ये कौन सी विधि है? तुई भाषा। इसमें जहां जरूरत है वहां तो अनुवाद कर देते हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां अनुवाद ही नहीं करते। इसलिए सबसे कम समय शिक्षण में कहां लगता है? द्विभाषा। ये मुख्य बातें तो हैं ये। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न वो किए जा सकते हैं कि अनुवाद विधि है उसके प्रमुख रूप से कितने अंग होते हैं? बताओ कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? प्रश्न जो इसमें बन सकते हैं वो संभावित प्रश्न आपको बता रहा हूं मैं। व्याकरण अनुवाद विधि के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला अंग मातृभाषा का प्रयोग, दूसरा व्याकरण शिक्षण और तीसरा अनुवाद। 3 हो गए ने। लेकिन प्रश्न ये पूछ लिया कि तीनों अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अनुवाद। लेकिन यह पूछ लिया जाए कि अनुवाद विधि की आत्मा कही जाती है तो व्याकरण को, फिर किसको कहेंगे? व्याकरण को। ये 3 इसमें बातें हैं और इसके जितनी भी जो ये वर्णमालाएं जो बनाई गई हैं उसका आधार यही था। एक इसमें नई बात है, लॉर्ड मैकाले ने जो आधुनिक शिक्षा का मॉडल दिया था, कब दिया था? 1800 उस पर आधारित है। यानी लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी थी उसको आधार बना करके ये अनुवाद विधि बनी। तीसरी बात, ये प्राचीनतम शिक्षण विधि है, द्वितीय भाषा शिक्षण के रूप में प्राचीनतम, यानी ओल्डेस्ट मेथड है। ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। जब तक हम लिखते नहीं हैं तब तक ये मानते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की। अब लिख लो। हाँ, पहली विधि लिख लो, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण एवं अनुवाद विधि। लिखो, यह द्वितीय भाषा शिक्षण की, यह द्वितीय भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में, अगली बात फैक्ट के रूप में लिखते जाओ आप तो, इस विधि में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए